सर्द स्याह रात, फिजाओं में फैला जहर, बुत बन गए इंसान, चादर बन गए कफन। जो सोया वो सोया रह गया, उस रात की सुबह नहीं। नमस्कार, मैं हूँ विरल सिद्दीकी। आप देख रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी पर हमारी खास पेशकश। गैस त्रासदी भोपाल के लिए ऐसा जख्म है जो 36 साल होने के बाद भी भरा नहीं है। जिन लोगों ने अपने खो, उनका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। अमूमन दिसंबर के पहले हफ्ते में ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन इतनी कम भी नहीं कि आप चादर से काम चला सकें। 2 और 3 दिसंबर की वो दरमियानी रात भी ऐसी ही थी, बिल्कुल गुलाबी सर्दी वाली रात। मगर भोपाल के लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था ये रात उनके लिए काली रात बन जाएगी और जिसे भूल पाना नामुमकिन होगा। रोज की तरह ही इस दिन भी सुबह हुई, सूरज निकला, पंछियों की चहचहाहट भी सुनाई दी, मंदिरों की आरती और मस्जिदों की आजान भी रोज की तरह हुई। काम से लौटकर थके हारे लोग खाना खाकर सोए ही थे कि अचानक लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आंखों में जलन और बेचैनी से लोग परेशान हो गए, मगर किसी का कोई जोर नहीं चला। कोई समझ भी नहीं पाया कि जहरीली गैस के वेश में मौत अपनी बाहें पसारे चली आ रही है। पूरा शहर खांस रहा था। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था, पर खांसी उनका गला दबाए बैठी थी। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। लोगों के फेफड़े मानो फट रहे थे, जिस्म अकड़ रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए भागे भी, मगर उनकी सांसों ने साथ छोड़ दिया। किसी ने अपनों की फिक्र में जान भी गंवा दी। हमारी आंखों में जलन मच रही थी। तो उस समय बड़ा पुराना ज़माना हुआ करता था, किसी की क्या नज़र लग जाया करती थी, लोग बाग घर में मिर्ची से नज़र उतारा करते थे। तो आसपास का मंजर बहुत भयानक था। हम तो घर में यही समझ रहे थे कि कोई पड़ोस में किसी के यहाँ नज़र लगी है तो वो मिर्ची से नज़र उतारी जा रही है, उसकी इसलिए हमारी आंखों में जलन मच रही है और हमको धांस लग रही है। लेकिन है ना, जब उन्होंने आके बताया तो फिर हम लोग घर से सब भगे। उसमें हमारे बड़े 2 भाई और मम्मी एक साथ अलग गए। मैं और पापा और मेरी तीनों बहनें हम अलग गए। हम साथ में निकले ज़रूर थे, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि हम सब बिछड़ गए। मंज़र ऐसा था कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। सर्दी इतनी बेतहाशा थी, लोग सर्दी का ख्याल नहीं था किसी को, और आँखें हमसे खोलते नहीं बन रही, देखे भी तो क्या देखें। और जो अस्पताल पहुंचे वो इसलिए जान गंवा बैठे क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर अपनी समझ से इलाज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले अस्पताल को प्रशासन में मदद मिल पाती, लाशों के ढेर अस्पताल में दिखने लगे थे। संख्या इतनी बढ़ी कि अस्पताल छोटा पड़ गया, लाशें बिछती चली गई, लिहाजा मरने वालों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। सुबह होते जब हम बाहर गए, देखा अस्पताल के पूरे रास्ते के अंदर लाशें पड़ गई थी। रास्ते जो थे लाशों से पट चुके थे, बच्चे सड़क पे थे। जब हमीदिया गए हम तो देखा तो अंदर जाने की दवा के लिए आंखों में जलन पड़ी थी, दवा के लिए जाने लगे हमीदिया में, तो पैर रखने की जगह नहीं थी। लाशों को उंघाल के हम वहाँ तक कैंप तक पहुँचे। हमीदिया और जेपी अस्पताल लाशों से पटे पड़े थे। इन अस्पतालों को जाने वाले रास्तों पर भी लाशें बिछी हुई थी। अगले कुछ दिनों में शहर के कब्रिस्तान भी भर चुके थे। शमशानों में चिता के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। अगले दिन सूरज निकला भी, मगर चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी। अनहोनी का अंदेशा अगर लोगों को होता
तो शायद लोग कैलेंडर से इस तारीख को कब का मिटा चुके होते। आखिर हुआ क्या था उस रात? इक्का दुक्का गैस रिसाव की घटनाएं पहले भी होती थी, मगर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? किसकी लापरवाही थी और क्यों दांव पर लगा दी गई हजारों जिंदगी? 2 दिसंबर 1984 की रात 5 से ज्यादा मजदूर अंडरग्राउंड टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई करने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त टैंक का तापमान भी 200 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि टैंक का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए था। तापमान बढ़ने के पीछे वजह थी फ्रीजर प्लांट का बंद किया जाना। बिजली का बिल बचाने के लिए फ्रीजर प्लांट को बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ा तो टैंक में बनने वाली जहरीली गैस पाइपलाइन में पहुंचने लगी। बदकिस्मती देखिए कि पाइपलाइन का वाल्व भी ठीक से बंद नहीं था, लिहाजा जहरीली गैस का रिसाव भी शुरू हो गया। हालांकि कर्मचारियों ने वाल्व बंद करने की कोशिश तो की, लेकिन खतरे का सायरन बजते ही वो भी वहां से महफूज निकल गए। यहीं से यूनियन कार्बाइड से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने हजारों जिंदगियां ले ली। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने पिता, और किसी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जो बच गए वो मरने वालों से भी ज्यादा बदनसीब है, क्योंकि गैस रिसाव के असर के कारण वो दिव्यांग हैं, बस किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। गैस रिसाव से 8000 से ज्यादा लोग दुनिया से रुखसत हो गए। किसी माँ से बेटा बिछड़ा तो किसी परिवार ने पिता को खो दिया। कई परिवार तो ऐसे भी थे जिनके घर दिया जलाने तक कोई नहीं बचा। 36 साल के बाद भी लोगों को अपनों को खोने का दर्द आज भी सालता है। छत्तीस साल बीते और इन सालों में एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई। तो इस बीच जो बच्चे बड़े हुए उनकी किलकारी में भी जहर घुल गया। तो कुछ मासूम ऐसे भी हैं जिन्हें कयामत की उस रात का दंश विरासत में मिला। हमें तो बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे भाई वो गैस कांड में जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, और है ना हमारी भी जो है वो अंदरूनी पावर जिसको कहते हैं हम, वो इतना नहीं बचा है। हम कुछ काम करते हैं 5 मिनट 10 मिनट में हम थक जाते हैं, हमसे कोई मेहनत का काम नहीं बनता हैगा। इसलिए मजबूरन हम लोगों को लाइफ कुछ ऐसे काम से गुजारना पड़ रही है कि जिसमें हमें ज़्यादा ताकत का काम नहीं हो। हमें इस तरीके से हमारा जीवन यापन करना पड़ रहा है। सच में मिला। आलम ये है कि कई बच्चे आज भी अपंग और मानसिक तौर पर कमजोर पैदा हो रहे हैं। 36 सालों में कई लोगों ने धीरे धीरे कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों से अपनी जान गंवा दी। आधे शहर की आबादी गैस के कारण प्रभावित हुई। गैस पीड़ितों की लड़ाई 36 सालों से चल रही है। कभी धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए और पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की गई। गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वालों में से एक नाम था अब्दुल जब्बार का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गैस पीड़ितों के लिए खपा दी। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के पीड़ितों के हितों के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। पुनर्वास और मुआवजा की मांगे भी उठती रही और अब भी ये मांग चल रही है। सरकारों ने भी पीड़ितों के लिए खजाना खोल दिया। गैस पीड़ितों के इलाज के लिए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी बनाया गया। अब जल्द ही सरकार इसे पीजी इंस्टीट्यूट में बदलने की तैयारी में जुटी है।
मगर सबको मुआवजा मिल गया हो ये भी नहीं है। गैस पीड़ितों की लड़ाई जिसने अपनी जिंदगी खपा दी वो है अब्दुल जब्बार का नाम। हादसे में जब्बार ने अपने माता पिता को खो दिया था और वो लोगों का दर्द अच्छे से समझते थे। गैस का उन पर भी काफी असर हुआ। उनके फेफड़े और आंखें प्रभावित हुई और वो कई बीमारियों से पीड़ित भी हुए। लंबी बीमारी के बाद पिछले साल उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। गैस त्रासदी के बाद ये पहली बार है कि जब त्रासदी की बरसी पर जब्बार नहीं है, मगर अब उनका परिवार गैस पीड़ितों के लिए उनकी अधूरी लड़ाई लड़ रहा है। उस दौरान उनके पापा भी ख़त्म हो गए उसी गैस के दौरान। उनकी माँ भी ख़त्म हो गई गैस के दौरान। उनके एक भाई थे वो भी ख़त्म हो गए। उस दिन से उन्होंने ये पीड़ा उठा लिया था इस लड़ाई को मैं जब तक कि मेरी ज़िंदगी है इसको मैं ज़रूर लड़ूंगा। उस दिन से उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी थी। बहुत से लोग वहाँ मारे गए थे। जिम्मेदारियाँ उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। सरकार से जब तक उनके रहे तो उनके हालात बहुत जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर करी है, बहुत मुफलसी में अपनी ज़िंदगी बसर की है। ना ही उनको एक तो पेशेंट वो बहुत बीमार रहते थे लेकिन किसी को जाहिर नहीं करने देते थे कि मैं बीमार हूँ। दूसरी बात ये है कि उनके साथ के संगठन के बहुत से लोग हम सब साथ मिलकर चलाते थे और चलाते आ रहे हैं और चलाते रहेंगे जब तक कि जिंदा हैं। इस लड़ाई को हम हमेशा चलाएंगे जब तक कि हमारी सांस में सांस है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। गैस त्रासदी के 36 साल बाद भी सवाल कई हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या गैस पीड़ितों के दर्द को किसी ने नहीं समझा? और अगर समझा है तो फिर ये गैस पीड़ित आज भी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर प्रदर्शन क्यों करते हैं? यूनियन कार्बोराइड के कारखाने से निकली जानलेवा गैस से पनपे नासूर को 36 साल हो गए, लेकिन तंत्र की तंद्रा अब तक भंग नहीं हुई। कुछ सवाल उस रात मौतों की चीत्कार सुनकर ठिठक कर खड़े हो गए थे, वो अब तक कहीं खड़े हैं। इन सवालों के जवाब जहां से आने हैं वहां चुप्पी के ताले हैं और उस रात शुरू हुआ मौतों का अंतहीन दौर अब तक जारी है। इन सालों में भोपाल के गैस पीड़ितों ने पहले दिन से वक्त के साथ साथ सिस्टम और संवेदनाओं की मौत होते देखी है। आरोप है कि पुनर्वास के लिए जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और इसलिए वक्त वक्त पर प्रदर्शन होते रहते हैं। सरकार की तरफ से मदद की तो ऐसा है साहब कि है ना, सरकार ने कैटेगरी बना दी हैं। कैटेगरी किस तरीके से बनी है वो सरकार जाने। जो ओरिजिनल गैस पीड़ित होंगे मैं उनको कह रहा हूँ कि उनके हक का मुआवजा आज भी नहीं मिला। हमें कम से कम इतनी आर्थिक व्यवस्था मिलना थी कि हम अपना कोई छोटा मोटा धंधा व्यापार करके हम आसानी से हमारा जीवन यापन कर लें, लेकिन हमें इतनी आर्थिक व्यवस्था मदद नहीं मिली जिससे कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का रोज़गार इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि हमारा रोज़ाना का जीवन यापन हो जाए। अगर हमें कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्था मिल जाती कि हम हमारा कोई छोटा मोटा धंधा भी एक किराने की दुकान डाल के बैठ जाते। आजकल नॉर्मली किराने की दुकान डालने में भी 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और अगर आप दुकान ले तो वो बात अलग ही है कि कहाँ पर लेना है। गैस त्रासदी की बरसी तो हर साल आती है। भोपाल समेत कई शहरों में मोमबत्तियां भी जलाई जाती हैं, भाषण भी होते हैं और वादे भी होते हैं, मगर साल खत्म हो जाता है। ये कहानी 36 सालों की है। यहाँ के लोगों के जख्म आज भी हरे हैं और ये त्रासदी हमें बताने और डराने के लिए काफ़ी है कि कुछ साल बाद शायद हमारे पास इसके लिए भी वक्त ना रहे, लेकिन हमें हादसे से सबक लेना होगा। वो सर्द स्याह रात, फिजाओं में फैला जहर, बुत बन गए इंसान, चादर बन गए कफन,
जो सोया वो सोया रह गया। उस रात की सुबह नहीं,